एंड दैट्स व्हेन आई न्यू आई एम इन लेबर। सॉरी, मेरे को इतना डर लग गया क्योंकि मुझे फील हुआ कि बेबी ना नीचे की तरफ आ चुका है और अब मेरे शायद बाथरूम में ही बेबी निकल जाएगा। was like shit, what will I do now? Hi guys, welcome to my channel Funkiness with भावना। आज ना मैं बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ। इट्स नॉट अ हॉल वीडियो, इट्स अ लाइफ एक्सपीरियंस वीडियो और जिसमें दिल दहलाने वाली एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। बेसिकली आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, बट इसमें मेजर जो चीज़ चलती है, जो वर्क करती है, वो है मैनिफेस्टेशन। कैसे वर्क करती है और क्या होता है, ये सब मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी क्या क्या हुआ था मेरे साथ। और कुछ बहुत बीच में डरावने एक्सपीरियंसेस भी हुए थे, मतलब डरावने नहीं, थोड़े टफ सिचुएशंस आई थी जैसे थायराइड होना और वो सब। तो लेकिन मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया था बहुत कुछ, और सच में वो चीज़ें काम करती हैं। तो बेसिकली स्टोरी शुरू हुई थी 28 जुलाई को, मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल था, और 2022 में या तो 2022 में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू हो चुका था सितंबर में। मुझे कैसे पता चला था उसकी वीडियो आप पूरी मेरे चैनल पे देख सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली। उसमें कितनी डिफ़िकल्टीज आई थी, क्या हुआ था। मेरे को बहुत ज़्यादा फटीग हुआ था, मतलब ऐसे कि मैं ज़मीन के अंदर धंस जाऊँ या मैं ऑलमोस्ट मर ही गई हूँ, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। बट धीरे धीरे मुझे पता था कि आई विल कम आउट ऑफ दिस, एंड 2 months और 3 months लेटर, पहले मंथ में इतना ज़्यादा फील नहीं होता, 2 months जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के होते हैं वो बहुत टफ निकले। नोज़िया होना, सुबह मॉर्निंग सिकनेस होना, कुछ खाना पाना, स्मेल आना चीज़ों की, वो सब हुआ। उसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे को पता था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने अपने पूरे 3 महीने वेस्ट होते हुए देखे थे, क्योंकि मैं ना वीडियोस बनाने के लिए जा पा रही थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने हार्डली वीडियोस बनाते हुए मैं बीच में बैठ जाती थी और मेरे से चला ही नहीं जाता था, हाफती थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, और जब भी ऐसा होता है ना कि जब मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं उसके बाद अपने आप को वापस उठाने की कोशिश करती हूँ। जब भी मुझे लगता है मैं गिरने लग रही हूँ तो मैं उठाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अब ये वाली बात मैं कभी और बताऊँगी, पोस्टमार्टम क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर आया और मुझे पता था कि यही 2 ट्राइमेस्टर्स हैं जिनमें मुझे ऐसी मेहनत करनी है अपनी बॉडी के ऊपर, ऐसा रिकवर करना है पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कि मुझे कभी मुड़ के देखना ना पड़े और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, पॉजिटिव बर्थ वाली वीडियोस देखी। आप भी अगर इस चीज़ के थ्रू जा रहे हो तो आई थिंक यू शुड वॉच ऑल पॉजिटिव कंटेंट। लोग बोलते हैं कि महाभारत मत देखो, लेकिन महाभारत में बड़े सारे लेसन्स हैं जो मैंने समझे, सीखे, और पूरी देखी नहीं, मतलब पहले देख चुकी थी मैं, इसलिए मैंने कुछ लेसन समझे, कुछ रामायण देखनी शुरू करी। मतलब ये सब पार्ट ऑफ पॉजिटिविटी की बात है। और उसके बाद मैंने बहुत अच्छा खाना शुरू करा, मील्स एंड टाइमली मील्स, टाइमली सोना, आपकी हेल्थ का बाकी जो सप्लीमेंट्स देते हैं आपके जो डॉक्टर्स, वो खाना टाइम से, बिल्कुल कुछ मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको लगेगा कि ये बहुत ही छोटा पार्ट ऑफ द होल थिंग है, बट आपकी अगर आयरन भी कम हो जाती है, जैसे मालविका सेठलानी के हर्ट, मतलब मैंने उसकी वीडियो में देखा था कि उसका आयरन कम हो गया था और उसकी वजह से उसको ड्रिप लगी लास्ट मोमेंट। तो ऐसी कन्फ्यूजन और ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए टेक एवरीथिंग ऑन टाइम। दूसरा, मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग शुरू करी, बट मेजरली मैंने वॉक शुरू करी 35 to 40 मिनट्स। अच्छा, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे लो प्लेसेंटा वाली प्रॉब्लम पता चली थी, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी सारे वर्कआउट नहीं करने अलाउड थे, बट फिर भी मुझे पता था कि मेरी बॉडी क्या क्या केपेबल ऑफ डूइंग। तो मैंने थोड़ा सा उस टाइम पे डॉक्टर के बोलने पे अवॉइड करा जो मुझे करना चाहिए था, बट वॉक मुझे अलाउड थी, तो मैंने वॉक की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ा दी, और जितना मैं छोटे पोर्शंस में वॉक कर सकती थी मैं करती थी। तो उसके लिए क्या करो, आप एक फिटबिट या फिर कोई ऐसी वॉच ले लो जिससे आपको डेली की मोटिवेशन रहे कि आपके कितने स्टेप्स हो रहे हैं। आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हो, जैसे आफ्टर हैविंग अ मील आप वॉक कर सकते हो। फिर जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर आया, मैंने एक्सरसाइजेज शुरू करी और तगड़े तरीके से। तो बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट असाइन किया गया मुझे बाय माय डॉक्टर अंशु रैना। डॉक्टर अंशु रैना वर्क्स इन अपोलो क्रेडल, ग्रेटर नोएडा में है ये, और बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। पहले शुरू में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम लगता है विद डॉक्टर, सो आई वुड रिकमेंड ऑल्सो दिस कि आप कोई ऐसी डॉक्टर जिनका रिकॉर्ड भी अच्छा हो, और एक ही डॉक्टर के पास जाना बहुत बेटर है टू कीप अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर थिंग्स। तो लो एमनियोटिक फ्लूइड और लो प्लेसेंटा, लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बहुत सारा उन्होंने सैशेस दिए थे, जिसकी वजह से मतलब आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें आपका बेबी प्रिजर्व्ड रहता है। अगर वो लो होता है तो उसको एक तो न्यूट्रिशन पूरा नहीं पहुंचता है, दूसरा उसकी सेफ्टी कम हो जाती है, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मेटाबॉलिज्म एज वेल। और आपका बाकी जो सिस्टम, अगर मेटाबॉलिज्म, आपका स्टैमिना, आपकी चीज़ें सही जगह पे रहेंगी ना, तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाओगे। थर्ड ट्राइमेस्टर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करते हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करते हो, थर्ड में क्या करते हो, बट थर्ड मेजरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस मिलती हैं, जैसे कि डक वॉक, स्क्वाटिंग, कुछ लंजेस वाली स्ट्रेचिंग टाइप की, वो उसमें हाफ लंजेस वगैरह अलाउड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी किस चीज़ की केपेबल है, कितना लेवल कर सकते हैं। तो आप कंप्लीटली ना अपनी एक्सरसाइज को छोड़ना मत, स्पेशली अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले ही अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में डाल लो, 1-1.5 साल या 6 महीने जो भी। मैंने भी जिमिंग वगैरह शुरू कर दी थी, उससे पहले मैं अपना छऊ डांस करती थी। छऊ डांस में योगा के और मार्शल आर्ट के मिक्सचर होते हैं, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेचिंग होती है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो मेरी ऑलरेडी बॉडी बहुत प्रिपेयर्ड थी, थैंक गॉड फॉर दैट। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज। मैं साथ में फुटेज डालती जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि व्हाट ऑल आई कुड डू। एंड कुछ लोग तो, जैसे मैंने अनुष्का शर्मा की वीडियो देखी थी कभी जब वो प्रेग्नेंट थी, कि शी कुड डू हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड वट एवर। सो सम पीपल कैन डू beyond it, and there's a yoga instructor also, you can take advice from them also, कोई भी आप ले सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर है शिका मेहरा ऑन इंस्टाग्राम विच आई फॉलोड, एंड देयर वर पीपल मेरे अपार्टमेंट्स में भी, जहाँ पर देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू कम टू द जिम 8th month में भी। सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू लुक एट दोज पीपल एंड गेट टू नो कि ओके दिस इज़ पॉसिबल। तो आलिया भट्ट को देख के जैसे मुझे लगा कि शी वॉज वर्किंग टिल दी एंड, सो आई वॉज वर्किंग टिल दी एंड। आप एक्टिव लाइफस्टाइल में रहोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगर आपको लोग कहेंगे लेट जाओ, रेस्ट करना ज़रूरी है, डोंट डू दैट। डॉक्टर्स की सुननी ज़रूरी है, बट कुछ अपनी बॉडी की भी सुननी ज़रूरी है, कुछ आपको फेथ रखना ज़रूरी है, कुछ मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है कि ये हो सकता है मेरे लिए। मेरे को पॉसिबिलिटी के लिए लेके तो जाना ना। तो क्या होता है कि लोगों के साथ नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, कुछ 12-24 घंटे भी लेबर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सी सेक्शन हो जाती है। तो एनीथिंग कैन हैपन इन दी एंड, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं एक्सरसाइजेस फुल ऑन करी थी। मेरे पास एक जिम बॉल भी थी जो मैंने अपनी मम्मी से बोरो करी थी। उस पर मैं रोटेशन वाली एक्सरसाइजेस, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको रोटेट करना होता है, एक 8 बनाना होता है, ऐसे करके मूवमेंट अपनी पेल्विक एक्सरसाइज की, और ये आपके लेबर के टाइम पे भी काम आती है। तो मेरे को 35th वीक होगा शायद, जब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड होगा एक, या 34th वीक में अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा। और उस अल्ट्रासाउंड में ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी कितनी तैयार है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इन प्लेस है, बेबी के आसपास कोई कॉर्ड तो नहीं है, बेबी कंफर्टेबली उस पोजीशन में आ रहा है कि नहीं, आपके पेल्विक एरिया के पास, मतलब उसकी पोजीशन अब कैसी है। वो अगर वो ऐसे, उसका हेड ऊपर है और वो उसके पैर नीचे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट पोजीशन है, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद सी सेक्शन ही होता है, वो मतलब चांस कम होता है कि बेबी मूव करेगा। तो मेरा जो बेबी था वो ऑलरेडी टिल्टेड था, मतलब नीचे की तरफ आ ही रहा था। तो दे न्यू कि ये नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। और फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको शुगर हो जाए ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो आपके बेबी का वेट गेन हो जाता है और उसकी वजह से भी सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हो तो भी सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपका खुद का वेट गेन ज़्यादा हो जाए तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए राइट ईटिंग, राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने बादाम वगैरह खाना शुरू कर दिया था, अंडे, प्रोटीन बहुत इंटेक करती थी, प्रोटीन का पाउडर भी मेरी डॉक्टर ने दिया था, वो भी मैं काफ़ी कंज्यूम करती थी। आई थिंक दिन में एक बार तो करना ही पड़ता था। बाकी अंडे, चिकन, ब्रोकली, जिन भी चीज़ों में सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं, पनीर, दूध मैं बहुत पीती थी, बनानास मैं बहुत खाती थी, एवरीथिंग ताकत वाला। मैंने जंक फूड ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ, मतलब लास्ट वीक में ही मैंने थोड़ा जंक फूड खाया। मैंने कॉफ़ी छोड़ दी थी, चाय थोड़ी बहुत पीती थी, बट कॉफ़ी छोड़ दी थी। तो मैंने कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ दी थी जो मेरी बॉडी को डिहाइड्रेट करे या फिर एनर्जी लो करे, मीठा कम कर दिया था। तो ये सब मैंने और मेरा शुगर का टेस्ट हुआ जेस्टेशनल डायबिटीज़ का, जिसमें आपको ग्लूकोज का वो बहुत सारा पिलाते हैं, और उसके बाद थैंकफुली मेरी शुगर नहीं आई, जबकि मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि मेरी फैमिली में रन कर रहा है। और अगर आपकी फैमिली में भी रन कर रहा हो जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ का कोई भी केस, तो फिर वो चांसेस बढ़ जाते सी सेक्शन के।
तो थैंकफुली एवरीथिंग वर्कड इन माय फेवर। और उसके बाद 35th वीक पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक निकला, बेबी वॉज इन राइट पोजिशन, चांसेस थे कि वो और नीचे आएगा इन अनदर 2 वीक्स। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप 2 वीक्स में कभी भी आ सकते हो, आप रेडी हो बिल्कुल। अगले ही वीक मतलब आपका डॉक्टर जो है आपको जल्दी जल्दी बुलाने लगेगा, तो अगले ही वीक मुझे डॉक्टर ने बुलाया कि आप आओगे तो मैं आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करूँगा। अब मैंने इंटरनल एग्जामिनेशन का ऑनलाइन देख रखा था कि कैसा होता है, किसी ने बताया था बहुत पेनफुल होता है, लेबर डे से भी ज़्यादा पेनफुल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि आपका हाथ, वो उन्होंने ये नहीं बताया कि हाथ डालते हैं उसमें कुछ घुमाते हैं, आपके ऑइंटमेंट लगाते हैं ताकि स्टिमुलेट करते हैं बेसिकली उस जगह को, आपके मसल्स को, ताकि वो ओपनिंग थोड़ी सी बढ़ जाए। तो जब मुझे इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए जाना था, मैं लेबर से ज़्यादा डरी हुई थी। वैसे ऐसे ऑनलाइन रिसर्च भी थोड़ी कम करके रखना, मतलब ऐसी रिसर्च करना जिसमें आपको हेल्प मिले इंस्टेड ऑफ फियर। तो जो भी आपको एड करे, आपको हेल्प करे, कि आपको नॉलेज मिले किस चीज़ से, वो सब समझना। लेकिन लोगों की डरावनी स्टोरीज मत देखना, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। इसलिए मैं आपको पॉजिटिव नेचुरल बर्थ स्टोरी बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड डू दैट। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा कम मतलब डरती है और सी सेक्शन करने की कोशिश करती है। तो फिर मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ, मेरे को थोड़ा काफ़ी डिस्कम्फर्ट हुआ, दर्द भी हुई, करती रही। मैंने नर्स का पूरा हाथ भी दबा दिया बुरी तरह। और उसके बाद मेरे को पेन शुरू हो गई लोअर एब्डोमेन में और बैक में। और फिर मेरा एक एनएसटी टेस्ट हुआ, जिसमें नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें बेबी की हार्ट बीट भी चेक करते हैं और आपकी कॉन्ट्रैक्शंस भी चेक होती हैं। तो मेरा 20 मिनट का वो एनएसटी हुआ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आई कि मेरा तो आज ही लेबर डे शुरू हो चुका है, आई थिंक द बेबी इज़ कमिंग। बॉडी वाइज फील हो रहा था, ब्रेन वॉज सेइंग अभी 1 वीक बाकी है। तो जब तक हो रहा था, मैं पॉरिश को मैसेज कर रही थी कि आई थिंक पेन तो वैसी वाली हो रही है, आई एम कन्फ्यूज, क्या हो रहा है। बट उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आई है, हार्ट बीट ओके है, तो आप घर जा सकते हो। तो हम घर चले गए और बोला कि अब आप कभी भी मतलब मज़े करो, चिल मारो, ईट वट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज एनी डे इज गोइंग टू हैपन। आपके 2 दिन बाद आ सकते हो, आज शाम को भी आ सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो। फिर 2-3 दिन हम वेट करते रहे, सुबह रात यही लगता रहा अब होने वाला है। तो 3rd डे पे आई थिंक 37th वीक मेरा टच हो चुका था। तो 3rd डे पे मेरे को एकदम से सुबह के टाइम था और हमने सोचा कि चलो जीके मार्केट घूमाते हैं, अभी टाइम है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो हो सकता है कि फॉल्स अलार्म आ रहे हो। तो मेरे को एकदम से मैं तैयार होने ही लगी और मेरे को म्यूकस प्लग निकला। म्यूकस प्लग भी मैंने एक वीडियो में ही देखा था और मुझे उसकी वजह से नॉलेज मिली कि एक वाइट डिस्चार्ज जैसा कुछ निकल सकता है, जिसमें आपका ब्राउनिश शेड जो ब्लड जैसा या वाइटिश रेडिश कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 3 शेड्स हो सकते हैं। तो पहले मुझे वाइट डिस्चार्ज निकला, सॉरी फॉर TMI, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ऑल्सो प्रेगनेंट। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। कुछ भी बहुत लंबा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत डेंजरस जोन में चल जा सकता है। तो म्यूकस प्लग एक बार थोड़ा सा निकला, मैं कंफ्यूज हो गई कि मे बी दिस इज़ नॉर्मल डिस्चार्ज, बट मुझे लग तो रहा था कि म्यूकस डिस्चार्ज है। फिर मैंने कहा ओके लेट्स वेट। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मुझे अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मेरे बाल वॉश नहीं हुए, तो मैंने बाल वॉश करने शुरू कर दिए। मतलब मैंने नहाने की कोशिश करी कि मे बी 2-3 days आई वॉन्ट बी एबल टू टेक बाथ एंड सो आई शुड टेक अ बाथ राइट नाउ। सो मैं जब बाल वॉश कर ही रही थी तो मुझे और ज़्यादा बड़ा डिस्चार्ज निकला, जिसमें ब्राउनिश टोन भी निकली और रेडिश टोन भी निकली, एंड दैट्स व्हेन आई न्यू आई एम इन लेबर। द मोमेंट आई रियलाइज्ड आई एम इन लेबर, मेरे को लिटरली गूज़बम्प्स हो रहे हैं। मेरे को इतना डर लग गया क्योंकि मुझे फील हुआ कि बेबी ना नीचे की तरफ आ चुका है और अब मेरे शायद बाथरूम में ही बेबी निकल जाएगा। ओह माय गॉड, लिटरली आई वाज लाइक शिट, व्हाट विल आई डू नाउ। मैंने जितने शैम्पू हुए नहीं थे, कुछ भी मैंने छोड़े अपने उसको, और मैं बाहर निकली और मैंने आवाज़ लगाई पौरुष को ज़ोर से। मैंने कहा पौरुष अभी आ रहा है बेबी, अभी क्या अभी, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी ही निकल जाएगा। तो बट क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ओके लेट मी, हमने पैक कर रखा था क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अपना हॉस्पिटल बैग पैक रखना, 33rd वीक या 34th वीक में ही पैक कर लेना भाई, नहीं तो कुछ नहीं पता होता, किसी को अर्ली लेबर में भी जाना पड़ता है और अर्ली सी सेक्शन में भी। सो यू शुड कीप योर थिंग्स बैक, क्योंकि लास्ट मोमेंट आप अपने इतने बड़े बेली के साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने अपना हॉस्पिटल बैग हमने उठाया। मैंने सोचा कि अपनी बॉल भी उठाती हूँ, क्योंकि जब लेबर आ रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, दो थिंग्स रियली हेल्प। जब आप जिम बॉल पे बैठोगे तो आपको ईज होता है और थोड़ा सा और पेल्विक एक्सरसाइजेस करने से ओपन होती है, जल्दी ओपन होता है बेसिकली। तो मैंने बॉल उस टाइम पे नहीं उठाई और हम वी रश टू द हॉस्पिटल।
और जैसे हम पहुँचे तो डॉक्टर ने मुझे बहुत इमीडिएटली मतलब डॉक्टर अंशु रैना ने एकदम से मुझे मतलब वो करा, अटेंड करा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर से इंटरनल एग्जामिनेशन कर, उन्होंने कहा ओ माय गॉड दिस इज़ यू आर वेरी नियर टू द डिलीवरी एंड फिर से एनएसटी करो। मैं फिर से एनएसटी करा और 20 मिनट का, और फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आए तो डॉक्टर ने मुझे भेजा वापस। थोड़ी काफ़ी देर का एनएसटी हुआ, मुझे वापस भेज दिया कि 10 o'clock यू हैव टू कम बैक टू द हॉस्पिटल, रात को आप यहीं एडमिट हो गए एंड विल गिव यू इंड्यूस्ड लेबर। सो आई वेंट बैक, आई एडिटेड माई वीडियोज़, क्योंकि मुझे लग रहा था एंड डे तक कि मुझे काम करना है, मुझे जितना प्रिपेयर कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता था कि पोस्टमार्टम में कोई काम नहीं कर पाऊँगी एंड आई शुड कीप माई चैनल गोइंग, विच आई एम फेलिंग राइट नाउ। बट मैंने एटलीस्ट 4-5 वीडियोज़ रेडी करके रखी हुई थी अपने चैनल के लिए एवरी वीक के लिए। तो मैंने लास्ट वीक जितना कर सकती थी कर लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब 2 घंटे तो रेस्ट कर लूँ। 9:30 पे मुझे निकलना था हॉस्पिटल के लिए और 7 o'clock मैंने सब बंद कर दिया, और मेरे को लगा कि रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर रात भर लेबर में रहना है तो मेरी नींद नहीं पूरी होगी, एनर्जी लो हो जाएगी। दैट ऑल्सो यू शुड डू, कंजर्व योर एनर्जी फॉर द लास्ट मोमेंट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, मतलब सो तो नहीं पाई। 9:30 हम निकल गए, 10 o'clock हमने एडमिशन ले ली, रूम चेंज करे, वो सब करा, क्योंकि मेरे को बाय द विंडो चाहिए था। एंड देन वी गॉट अ बिगर रूम जिसमें 2 बेड्स थे, मेरी मम्मी आके रह सकती थी, और बहुत सारे गेस्ट थे क्योंकि हमारे रिलेटिव्स थे, तो बहुत सारे लोग बैठ पाए आराम से। तो ये सब तो हुआ जो भी हुआ। रात को उन्होंने मुझे इंड्यूस नहीं करा, आई केप्ट वेटिंग, बट आईवी लगा दिया। फिर उसके बाद वो क्लीनिंग के लिए आए, मतलब आपके प्यूबिक हेयर को हटाते, TMI अगेन, और आपकी क्लीन करते हैं सो दैट देयर इज़ नो इन्फेक्शन पास्ट इफ़ देयर इज़ एनी ऑपरेशन, और इफ़ यू आर इवन डूइंग नॉर्मल डिलीवरी, बेबी को इन्फेक्शन पास हो सकता है। सो द नर्स विल क्लीन इट प्रॉपरली। आप घर से मत करके जाना, बिकॉज जो आप करोगे वो गुड इनफ नहीं होगा। एंड देन ऑब्वियसली यू कांट डू इट एट दैट पॉइंट ऑल्सो, प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरे को क्लीन करा, फिर मेरे को अनीमा दिया थ्रू द बैक, मतलब पीछे से डालते हैं, एंड उसके बाद मुझे क्लीन हो गया मेरा स्टमक। और उसके बाद मेरे को मैं सो रही थी, उठ रही थी, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा था, नर्स बार बार चेक कर रही थी एंड शी वाज चेंजिंग समथिंग। तो 4:30 के राउंड मुझे एक टैबलेट दी, जो कि बहुत ही टेस्टलेस टैबलेट थी, और उसको बोला कि मुंह में साइड में रख लो, उसको चबाना नहीं है, डिज़ोल्व होने देना है। तो मैंने डिज़ोल्व होने दिया उसको, और विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड वो डिज़ोल्व भी हो गई। मैंने कहा वाह बड़ा ईजी है ये तो। और 4:30 के बाद मुझे जो पेन शुरू हुई वो इतनी इंटेंसिटी हाई थी ऑलरेडी कि धीरे धीरे, मतलब विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर मेरे को इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो नर्सेज आके मुझे बार बार बोल रही थी कि अभी ना ये 4 गुना और ज़्यादा हो जाएंगी। तो मुझे लगा था ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है तो 4 गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या होंगी, मतलब हड्डियाँ ही टूट जाएंगी क्या सच में। तो आई थिंक 6-7 o'clock तक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई कि मुझसे बात भी नहीं करी जा रही थी। व्हीलचेयर पे, इनफैक्ट मेरे आप व्लॉग में भी देखोगे कि मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, पौरुष मुझे कह रहे स्माइल तो कर दे ऑडियंस के लिए, और मैं कह रही हूँ नहीं हो पा रहा। आपको शक्ल क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता चल रहा। ऑल्सो मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम के लिए ना, अगर आपको प्रिपेयर भी होना है तो ये आप पहले ही प्रिपरेशन अपनी बॉडी वाइज कर सकते हो। मेंटली उस वक्त का खेल बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप मेंटली माइंड गेम। लेकिन अगर आप सोचोगे ना आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सी सेक्शन का, तो आप 90% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी करके आओगे। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ना इतने पैसे खर्चवाने सी सेक्शन वाले, ना ही मुझे ऑपरेशन के थ्रू जाने, क्योंकि आपकी 8 लेयर या पता नहीं क्या क्या काटते हैं, और उसके बाद मैंने सुना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा था कि मुझे ये सोचना है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं तब तक इसलिए मैं एंड तक बोली ही नहीं कि मुझे सी सेक्शन कर दो, और मैं रोई भी नहीं, मैं बस मोन करती रही बेसिकली। तो क्या हुआ कि मेरे को व्हीलचेयर में लेके गए, 7-8 बजे के अराउंड की बात होगी, मुझे प्री लेबर रूम में लेके गए, और वहाँ पे उन्होंने बीच में आके पहले मुझे रूम में ही चेक किया। तो 1 सेंटीमीटर डायलेटेड थी मैं, मतलब ओपनिंग जो थी वो 1 सेंटीमीटर थी। और उसके बाद मुझे लेके गए ऊपर, तो प्री लेबर रूम में मेरे को चेक किया तो 3 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी थी मैं 8-9 बजे के अराउंड। और उसके बाद मेरे को इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मेरे होश गायब हो रहे थे, मेरा सर घूम गया था, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था। मेरे रिलेटिव्स आके मुझे हाई कर रहे थे एंड आई डिडंट केयर हु इज़ कमिंग हु इज़ नॉट। और मेरे को वीडियो भी करवानी थी पॉल से शूट की, मेरी लेबर की रियल फुटेज मुझे मिल जाए, लेकिन वो भी मिस आउट हो गई क्योंकि सब इतना वरिड हो गए थे कि देख के। ऑब्वियसली आपको पता ही नॉर्मल है, ये नेचुरल चीज़ है, यू हैव टू गो थ्रू इट, बट फिर भी ऐसा हो जाता है कि आपकी फैमिली डरती है कि सब कुछ ठीक रहे, बेबी सही से सामने आ जाए।
सो मेरे को प्री लेबर रूम में लेके गए और मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे इसको निकालो, बेबी को जल्दी निकालो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा और पुश करने का मन कर रहा है, मुझे पॉटी करने का मन कर रहा है। तो मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन दी अपने नर्सेस को वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप जब इंटेंसिटी बताते हो अपनी कितनी हो रही है तो आपके नर्सेस को या आपके डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि ओपनिंग कहीं बढ़ तो नहीं गई, तो वो आपको चेक करते हैं। तो मैंने बड़ी बार बोला कि मेरे को पॉटी जैसे फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से पुश करने की नीड फील हो रही है। अब ये पेन कैसी थी वो तो मैं भूल ही गई हूँ, और सच में भगवान ये क्या करता है कि पेन आपको याद तो होती है कि बहुत हुई थी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का मतलब सच में हड्डियाँ टूटने वाला, लोअर बॉडी आपकी ऐसे लग रहा होता है कि मतलब कुछ हो रहा है, बस बहुत तगड़ी फीलिंग होती है, बहुत गंदी फीलिंग होती है, और उस वक्त लग रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गई और इससे तो बैकआउट भी नहीं कर सकते, अब तो इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो उस वक्त लग रहा होता है आप दूसरे बच्चे का नहीं सोचना भाई कभी ज़िंदगी में। हाँ, तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। एनीवे, तो फिर पतियों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे कि कहाँ फंस गए और ये वो। और उसके बाद मुझे प्री लेबर रूम में चेक करने आए फिर से, तो मेरा 3 सेंटीमीटर डायलेटेड था विद इन लाइक 1 आवर और 1.5 आवर, बहुत फ़र्क पड़ गया था। उसके बाद मैंने फिर बोला और इंटेंसिटी से और बहुत बार बोला कि मेरे को पुश करने की नीड फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बेबी अभी बाहर निकल आएगा, और ये लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। और कभी कभी ना अपनी इंस्टिंक्ट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात कि डॉक्टर्स को अपनी जो भी फीलिंग है एग्जैक्टली बतानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ये पता चलेगा कि आप कंफर्टेबल हो भी या नहीं, या कोई और गड़बड़ तो नहीं हो रही, वो भी एक्सप्लेन करनी चाहिए। सो उन्होंने फिर से मुझे चेक किया इतनी बार जब मैंने ये बोला कि मुझे पुश करने की नीड फील हो रही है, तो उन्होंने फिर से चेक किया और मेरा 3 सेंटीमीटर सीधा 7 सेंटीमीटर डायलेटेड था, और 10 चाहिए होता है 2 जब आप कोशिश करते हो पुश करने की। तो 7 में मुझे वो लेबर रूम में लेके गए, एंड देन आई वाज रिलीव्ड कि थैंक गॉड अब मुझे लेबर रूम में लेके जा रहे हैं, एंड नाउ आई कैन पुश एंड टेक आउट दिस बेबी एंड दिस विल बी ओवर सून। तो उसके बाद मेरे को लेके गए, तो डॉक्टर नहीं आई थी और सब तैयारी कर रहे थे। एक वाइट रूम था जिसमें ग्रीन कलर के सब कपड़े पहन के खड़े हुए थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इन ऑपरेशन रूम। और सब एकदम मतलब आसपास ही थे, मेरे को किसी ने होल्ड किया होता, बट मेरे को ये बताया गया था कि मेरे पैर बांध दिए जाएंगे, और ये सब कुछ नहीं हुआ। पैर बांध दिए जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पुश करवाएंगे, आपके पैरों को पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हेल्प करते हैं आपको जितनी आपको कंफर्टेबल पोजीशन में लगे, बाकी काम आपको खुद करना होता है। तो डॉक्टर अंशु रैना आई जब किसी और को सी सेक्शन कराना था, उनका पहले होना था और मेरा बाद में होना था, क्योंकि मेरा डायलेशन धीरे चलना चाहिए था टेक्निकली, बट मेरा एकदम से हो गया, तो मेरा पहले चांस आ गया, और वो खुश थे कि हमारी पहले आएगी, और वो वेट कर रहे थे। तो एनीवे, डॉक्टर अंशु रैना आई और उन्होंने मेरे को बोला कि लुक इनटू माय आईज, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड लिसन टू व्हाटएवर आई विल से। और बाय चांस ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी बताया था कि मैं जब भी उनका नॉर्मल डिलीवरी जब मैं पैदा हुई थी, तो डॉक्टर ने जो जो बोला था उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो करी थी, सुना था। और उस वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट सच में ये बात होती है कि आप अपने डॉक्टर की सुनो, क्योंकि आप उस टाइम पे अपने होश गंवा रहे होगे, आपका सर फट रहा होगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा दर्द के मारे, लेकिन अगर आप सुन लोगे ना तो आप जल्दी इस चीज़ से निकल आओगे। तो मैंने वही किया कि मैंने अपने डॉक्टर की सुनी। मेरी डॉक्टर ने बोला कि जब मैं बोलूँगी कि पुश तो पुश करना है, और जब मैं बोलूँगी नाउ यू कैन रिलैक्स एंड ब्रीथ तो ब्रीथ करना है। तो पुश करने में ना आपको ऐसी फीलिंग देनी है जैसे आपको पॉटी आ रही है, और आपको पूरा प्रेशर पेट से ऐसे करके लगाना है, लेकिन उसमें चीखना मत, चिल्लाना मत, क्योंकि चीखने चिल्लाने से वो कहते हैं कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, विच आई थिंक कुड बी ट्रू। बट मेरे को ना करने की बहुत नीड फील होती थी, तो मुझे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी का ज़्यादा पता हो कि आप करोगे तो ज़्यादा दम लगा पाओगे, तो मैंने वही किया। तो लेकिन जो मेरी डॉक्टर है वो मुझे बार बार डांट रही थी कि मत बोल, मत कर, आवाज़ मत लगा। तो मैं कोशिश करी, लेकिन मेरे को पता चल रहा था कि मैं उतना दम नहीं लगा पा रही। तो 8-9 पुशेस आई थिंक मैंने टोटल में किए होंगे, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या पुशेस कर रहे थे। तो जब भी वो मुझे बोलती थी कि नाउ पुश, और उसको आप में उसमें बीच में आपको ब्रीद नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो आपको पुश करते रहना है, पूरा ऐसे पुश करते रहना, पूरा आपकी शक्ल बन जाएगी अजीब सी, और आपको पुश करते रहना है। और फिर ब्रीथ करने का जब टाइम मिलेगा तो सच में अपनी पूरी सांसें भर लेना। इसके काम के लिए आपको पहले जो लाइफ में प्रिपेयर करना है वो 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम बहुत काम आता है, तो और ज़्यादा करना चाहिए। और बटरफ्लाई वगैरह से पेल्विक ओपनिंग और ज़्यादा होती है। तो ये मैं अब बता रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी वाली बात। तो फिर मैंने ब्रीदिंग करी बहुत तगड़े तरीके से, और हर बार मैंने पुश करा। तो पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि बेबी बिल्कुल बाहर आ रहा है, लेकिन लास्ट के कुछ 3-4 पुशेस में मुझे फील हो गया कि हेड बिल्कुल बाहर आ रहा है, और ऐसे लगता है जैसे आपको कोई ऑर्गन निकल रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। इट्स वेरी वियर्ड।
टू इवन टेल यू दैट, बट रियल इन्फॉर्मेशन देने की बहुत मेरी कोशिश है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। मेरे को किसी ने बताया था तो मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड जाती। जब मैंने पुश करा लास्ट, उन्होंने डॉक्टर ने बोला अब उन्होंने मेरे को कट लगाया। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब पुश करने से नहीं आ पा रहा था बेबी, तो डॉक्टर ने कुछ टीयर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, और उसके बाद मेरे को वो नाइफ या उन्होंने जो भी वो कटर यूज़ करा होगा वो मेरे को दिख रहा था। तो मैं उनको बता रही हूँ कि आप मेरे लिए कटर यूज़ कर रहे हो और मेरे ऊपर मुझे पता चल रहा है। तो उन्होंने कटर यूज़ करा और उसके बाद उन्होंने फिर से बोला पुश। उन्होंने बोला अगर अब तूने लास्ट 1-2 पुशेज़ हैं जो अगर तूने कर लिया तो बेबी बाहर आ जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बेबी इज़ अंडर प्रेशर नाउ। तो अब उसको बेबी इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल और हो भी जाता है। अच्छा, इसमें एक और